Hello बच्चों, myself Shivam Thakur and you are most welcome on our channel. Today we are discussing about the property of electrical charge. इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपसे एक अनुरोध है कि जो अपना चैनल है इसको आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपके साथ साथ ही आपको, आपके दोस्तों को और आपके जो भी रिलेटिव होगा उसके लिए भी बेनिफिशियल हो। क्योंकि अपन जितना भी अपना नीट का, जेई मेन और एडवांस का जितना भी सिलेबस होगा उसको कवर करेंगे। और उसमें जितना भी 11th और 12th का जितना सिलेबस आएगा, जितनी भी प्रॉब्लम होंगी सारी की सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और उनका वीडियो क्लिप जो होगा, वीडियो कंटेंट जो होगा, वो आपको यूट्यूब पे जो होगा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ जो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स होंगे वो आपको अपने चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप होगा उसमें सेंड कर दिया जाएगा और उसमें आपको पीडीएफ पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो आपको दोनों तरीके से बेनिफिशियल होगा। इसलिए आपको क्या करना है, आप इसे जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जितनी भी नई नोट हर दिन मेरी वीडियोस अपलोड होंगी, ताकि जितनी भी नई वीडियोस हों उनका आपको कंटेंट प्रोवाइड होता रहे। इसलिए आप जितना हो सके इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो। हाँ, बेल आइकन जरूर ऑन रखना, ठीक है, ताकि आपको नई वीडियो जब अपलोड हो तो उसका पूरा पूरा कंटेंट मिल सके। आज अपन डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की प्रॉपर्टी कितनी होगी। टोटल इलेक्ट्रिकल चार्ज की चार प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला होगा एडिटिविटी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, दूसरा होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, तीसरा होगा इनवेरियंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फोर्थ होगा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो चार अपने पास ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में, और इन्हीं को आज अपन कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं एडिटिविटी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज की। एडिटिविटी लॉ जो होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का वो क्या होता है उसके बारे में करते हैं। चलिए, देखिए एडिटिविटी लॉ में क्या होता है, अलजेब्रिक सम आपको पता ही होगा कि कोई भी अपने पास जो सिस्टम है उसमें जितने भी अपने पास चार्जेस होंगे उनका इंडिविजुअली जो चार्ज अलग अलग जगह लोकेटेड हैं उनका अगर अलजेब्रिकल सम कर दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाता है, उसका टोटल चार्ज फाइंड आउट हो जाता है। और उसका चार्ज का क्या होता है, नेचर भी आपको पता चल जाता है कि चार्ज का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये चीज का नेचर भी अपने को पता चल जाता है। और बॉडी कैसी होगी, बॉडी का चार्ज कैसा होगा, बॉडी पे चार्ज कितना कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और वो बॉडी पे एक्चुअली चार्ज कितना होगा उसके बारे में भी आराम से अपन पता कर सकते हैं बाय द लॉ ऑफ एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखिए ये लास्ट वीडियो होगी लंबे लंबे अपने पास कॉन्सेप्ट की। इसके बाद तो जितना भी होगा आपके पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो पहली जो वीडियो होगी मेरी वो कॉन्सेप्ट की होगी और उसके बाद आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी उसकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की वीडियो। और जितना भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे वो सारे एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उनको भी एक अलग वीडियो में कवर करूंगा और आपको दे दिया जाएगा, चाहे वो एक पार्ट में कवर हो या दो पार्ट में कवर हो। हाईएस्ट जो लेंथ होगी वीडियो की वो आपकी 20 to 30 मिनट या 35 मिनट, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। इतना ही लेंथ की वीडियो रखूंगा, उससे ज़्यादा का नहीं रखूंगा। अगर आपको उससे ज़्यादा देखना है तो आप करना कि सेकंड वीडियो में जाके आप उसे चेकआउट कर लो। उसके सीरीज में मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको मटेरियल स्टडी का सारा एक सीरीज में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पे। अब बात की जाएगी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। बड़ा इजी है, पहले तो इसका डेफिनेशन देख लो फिर उसका मीनिंग बताता हूँ। डेफिनेशन इसका क्या होगा, इसका होगा टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज algebraic sum of individual charge are located at various
पॉइंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, क्या कह रहा है कि टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, कोई भी चार्ज है जो टोटल, अगर कोई भी सिस्टम है उसमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करके बताना। मान लो ये इस टाइप का सिस्टम हो सकता है, ऐसा सिस्टम हो सकता है, ऐसा सिस्टम हो सकता है, कोई भी सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, ऐसे डॉट 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 डॉट, इन सारे को पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो डॉट की फॉर्म में अपने पास पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनका क्या कह रहा है कि उसमें टोटल चार्ज देखना है अपने को। तो टोटल चार्ज क्या होगा, वो एडिटिविटी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को फॉलो करेगा। जो ये लॉ होगा इसको अपने पास फॉलो करता है। तो उसमें जो टोटल चार्ज होगा, इसमें अलग अलग जगह जितने भी, जैसे इधर ऐसे डॉट 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 करके कितने चार्ज होंगे, कुछ हो चार्ज क्वांटिटी हो सकती है, इधर ऐसे ऐसे डॉट 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 करके, इधर ऐसे ऐसे, इधर ऐसे ऐसे। तो इंडिविजुअली अलग अलग लोकेशन पे जो वेरियस चार्ज अपने पास फैले होंगे, उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो आपका क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, और इसे समझाऊंगा एक एग्जांपल से अपने को आराम से समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता ना करो, बस इसको कॉन्सेप्टली भी देखते चलो। यहां तक हुआ। सपोज दैट Q1 Q2 Q3 से लेके Qn चार्जेस प्लेस्ड एट वेरियस पॉइंट ऑफ ए सिस्टम। यानी एक सिस्टम होगा, उसके वेरियस पॉइंट पे Q1 Q2 Qn Q3 से लेके, ये है Q3 से लेके Qn तक चार्जेस हैं। तो अपने को वेरियस पॉइंट पे, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे कोई भी बॉडी है उसके पे रखे हुए हैं। तो सो एडिटिविटी ऑफ चार्जेज इज क्या होगी, कि जो Q टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 आगे तक Qn। तो ये हो जाता है आपके पास एडिटिविटी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, सेम ऐसे उदाहरण एज इट इज आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। ठीक है, तो ये आपका होता है क्या, एडिटिविटी लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब इसका एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से आराम से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से कैसे समझ में आएगा, इफ ए सिस्टम इज हैविंग प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम माइनस 7 माइक्रोकूलम एंड प्लस 3 माइक्रोकूलम, देन टोटल चार्ज क्या क्या रहा है, देखो ध्यान से सुनो। उसने कहा कि कोई सिस्टम है, उसके पास एक जगह 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, माइक्रो माइक्रो हो गया खाली, माइक्रोकूलम लिखना है, 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक जगह 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरी जगह पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, तीसरा पॉजिटिव 7 माइक्रोकूलम, नेगेटिव 7 माइक्रोकूलम चार्ज है, और चौथा क्या है, पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम चार्ज। अलग अलग जगह रखे हुए हैं, देखना इसको डायग्राम में बताऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, इजीली समझ में आएगा। और अगर ये समझ में आने लग जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो गया, तो इसके बाद आप जो क्वांटाइजेशन के क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इजीली सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्वांटाइजेशन 20 प्रॉब्लम आएंगी, अराउंड 10 से 20 प्रॉब्लम सॉल्यूशन कराऊंगा एक नेक्स्ट क्लास में, तो वो आराम से आपको सोल्व हो जाएगी अगर आपने यहाँ तक का अपना जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर कर लिया है तो। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पे। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज में क्या बताया कि जो अपने पास टोटल चार्ज होगा कोई भी सिस्टम पे, वो अलग अलग जो चार्ज है इंडिविजुअली अलग अलग लोकेटेड है, उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। मान लो अलग अलग चाहे चार्ज Q1 Q2 Q3 से लेकर Qn तक है, अब अलग अलग जगह रखे हुए हैं, उसका कर दिया मैंने अलजेब्रिक सम, तो मेरे पास टोटल चार्ज आ गया। अब इसी को एक एग्जांपल पे अप्लाई करता हूँ। मान लो एक सिस्टम लिया जिसमें एक तो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा है प्लस 5 माइक्रोकूलम, तीसरा है माइनस 7 माइक्रोकूलम, चौथा है प्लस 3 माइक्रोकूलम। अब इसका टोटल चार्ज देखना है, तो टोटल चार्ज कैसे करेंगे, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चले भाई, चलिए।
देखो इसे कैसे करोगे। देखो ये बॉडी थी, उसमें क्या कह रहा है, +2 माइक्रो कूलम चार्ज है, +5 माइक्रो कूलम चार्ज है, और -7 माइक्रो कूलम चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, +2 माइक्रो कूलम चार्ज है। ठीक है, सो क्यू टोटल क्या होगा, क्यू टोटल देखो, एक तो क्या है +2 माइक्रो कूलम, ठीक है, दूसरा क्या है +5 माइक्रो कूलम, तीसरा क्या है +2 माइक्रो कूलम, चौथा क्या है -7 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब यहां से क्या करूंगा, +2 +5 +2, 2 2 4 4 +5 9 +9 माइक्रो कूलम -7 माइक्रो कूलम। तो यहाँ 9 में से 7 लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा, +2 माइक्रो कूलम। तो ये हो गया आपका क्यू टोटल। ठीक है, सो नेचर ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो एक टॉपिक क्लियर हुआ, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसमें क्या करोगे, जितना भी चार्ज है इंडिविजुअली अलग अलग जो लोकेशन है उस पर अगर प्लेस्ड है तो उसका एल्जेब्रिक सम कर दो, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव है सारे जुड़ जाएंगे, नेगेटिव है तो वो जुड़ जाएंगे, और अपने पास जो पॉजिटिव है उसमें से लेस कर दूंगा नेगेटिव, तो टोटल चार्ज आ जाएगा और चार्ज का नेचर भी आ जाएगा। तो पहला ये खत्म हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखिए अब सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या ली है, सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं इनवेरिएंट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, वेरिएंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए इनवेरिएंस लॉ। अब इनवेरिएंस लॉ क्या होता है, इनवेरिएंस का मतलब होता है इनवेरी, यानी कभी वेरी ना करे, एज इट इज रहे, कभी कुछ चेंजमेंट ही ना आए, वेरी ना करे। वेरी यानी इधर गया पहले 2 फिर 3 4 5 10 15, यानी ये बढ़ता चला जाए, बढ़े यानी वेरी हुआ, यानी कभी 5 है उसके बाद 10 है 15 है, तो ऐसे कभी भी चार्ज वेरी नहीं करता। चार्ज अगर मान लो कोई बॉडी है उसमें कितना है, अगर कहे कि 5 अपने पास 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम, तो वो चाहे रेस्ट कंडीशन में हो चाहे जो बॉडी है मोशन कंडीशन में, कभी भी उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, चार्ज का मैग्नीट्यूड वही रहता है, ना ही उसका नेचर चेंज होता है, नेचर भी वही रहता है। दूसरी बात, पॉजिटिव है तो अपने पास चार्ज बॉडी है, ठीक है, और एक्चुअली बॉडी क्या होती है, एक्चुअली जो बॉडी होती है उसमें चार्ज न्यूट्रल कंडीशन पाया जाता है, मोस्ट ऑफ केस एक्साइटेड कंडीशन में होता है, जब उसको किसी ना किसी अपने पास एक्सटर्नल वर्क करके एक्साइट किया जाता है, जैसे कंडक्शन था, चार्जिंग बाय कंडक्शन, जो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या वो चार्ज थी उससे अनचार्ज टच कर दिया तभी अपने पास एक्साइटेड में आया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ केस क्या होगा, चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब जो चार्ज होगा वो कभी वेरी नहीं करता, यानी ये समझ लो कि कुछ टाइम के लिए उसमें 7 पॉजिटिव थे चार्ज थे, ठीक है, और 7 ही नेगेटिव चार्ज थे, उसके बाद कुछ टाइम बाद 9 नेगेटिव चार्ज हो गए या 9 पॉजिटिव चार्ज हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा क्या होगा, अगर कोई भी बॉडी है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 ही प्रोटॉन है, तो चाहे वो रेस्ट कंडीशन में हो चाहे मोशन कंडीशन में हो, दोनों ही कंडीशन में उसमें 7 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे और 7 ही प्रोटॉन रहेंगे, कभी भी चार्ज वेरी नहीं करता। तो इसके लिए क्या दिया जाता है कि चार्ज इन द रेस्ट कंडीशन इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज इन द मोशन कंडीशन, यही बोला जाता है इनवेरियंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो इनवेरियंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया आपका कि जितना मोशन कंडीशन में चार्ज होगा उतना रेस्ट कंडीशन में होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अपने पास
ये तो देखो सेकंड जो था बिल्कुल छोटा सा था प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल चार्ज का, और वो प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अपन नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, थर्ड इसका प्रॉपर्टी लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होगा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। थर्ड टॉपिक होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, दो बार इरेज करना पड़ता है भाई, क्योंकि बिल्कुल क्लीन हो जाए और विजिबिलिटी जो बोर्ड की है वो आपको बिल्कुल साफ दिखे। ठीक है, इसलिए इसको दो बार क्लीन कर देता हूँ। थोड़ा सा कट जो वीडियो आगे कर लेना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपने पास आता है क्या, कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। नेक्स्ट होगा आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ, ये एफ को है ना मैं ऐसे बना देता हूँ, ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ तो पता ही है आपको, कंजर्वेशन लॉ तो अपन 11वीं में भी पढ़ चुके, उसमें बताएगा एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, एनर्जी कंजर्व क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो एनर्जी हमेशा क्या होती है, कंजर्व रहती है। ऐसे इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए, चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर दो, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। यही अपने पास कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज आपका कहलाएगा। अब इसको अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो लैंग्वेज ज्यादा लंबी नहीं लिखाऊंगा, बस 4 लाइन में खत्म हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ, चार्ज डज नॉट क्रिएट and does not destroyed. It is only transferred from one body to another body. ठीक है, it is called conservation of electrical चार्ज। ठीक है, दोबारा देख लो, वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, लो चार्ज डज नॉट क्रिएट एंड डज नॉट डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसको खाली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। यही कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिया, यहां लिया मैंने ग्लास रोड, और यहां लिया सिल्क क्लॉथ। एक लिया ग्लास रोड, दूसरा लिया सिल्क क्लॉथ, इसका छोटे से एग्जाम्पल से। तो इसको क्या करूंगा अब आपस में रब, आपस में रब करा दो। जैसे ही रब कराया तो ये ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्क क्लॉथ पे जितना पॉजिटिव ग्लास रोड पे आया उतना ही नेगेटिव इस पे चला जाएगा सिल्क रोड पे, सिल्क क्लॉथ पे। तो 1 2 3 4 5 6
ये ग्लास रोड थी, ग्लास रोड पे कितना चार्ज आ गया, +6 Q। तो -6 Q किस पे चला जाएगा, सिल्क क्लॉथ। ठीक है, दोबारा देख लो कि ग्लास रोड था, एक सिल्क का क्लॉथ लिया, आपस में रब कर दिया, तो ग्लास रोड पे आ गया +6 Q और सिल्क क्लॉथ पे आ गया -6 Q। दोनों चार्ज कंडीशन में हो गए। अब इसके बाद दोबारा क्या कर देता हूं, रब अगेन, दोबारा रब कर दो। ग्लास रोड लिया, सिल्क क्लॉथ लिया, रब कर दिया, एक पे पॉजिटिव आ गया, दूसरे पे नेगेटिव आ गया। अब इस चार्ज कंडीशन से दोबारा रब कर दिया, दोबारा रब करते, इसमें 6 पॉजिटिव क्यू है और इसमें इसमें 6 पॉजिटिव क्यू है, इसमें 6 नेगेटिव क्यू है। अगर ये दोनों को दोबारा रब करूंगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये नेगेटिव जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा +6 Q के पास, और जो चार्ज था वो बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि पहले इस पे क्या था, ये हो गई ग्लास रोड, ठीक है, और ये अपने पास है सिल्क क्लॉथ, ग्लास रोड है, सिल्क क्लॉथ है। अब दोबारा किस कंडीशन में चले गए, न्यूट्रल। पहले भी न्यूट्रल कंडीशन में थे, दोबारा भी न्यूट्रल कंडीशन में चले गए। देखो ग्लास रोड था, सिल्क क्लॉथ था, दोनों न्यूट्रल कंडीशन में थे। जैसे ही रब किया चार्ज कंडीशन में चले गए, और फिर दोबारा चार्ज कंडीशन से रब किया, फिर दोबारा न्यूट्रल में हो गए। यानी एक बार चार्ज इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज थे, नेगेटिव इसमें ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो चार्ज कंडीशन में आ गए। फिर चार्ज नेगेटिव जो था Q प्लस, जो -6 Q है, वो वापस ट्रांसफर हो गया ग्लास रोड पे, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गए, फिर दोबारा न्यूट्रल आ गया। यानी चार्ज खाली ट्रांसफर हुआ, खत्म नहीं हुआ। इसमें पहले भी पॉजिटिव नेगेटिव थे, और बाद में भी जो पहले भी पॉजिटिव नेगेटिव थे, और बाद में भी क्या हो गया, उतने ही पॉजिटिव नेगेटिव आ गए। खाली चार्ज एक बार ट्रांसफर हुआ, यानी नेगेटिव इसमें गया, वापस इससे नेगेटिव इसी के अंदर आ गया। यानी पहले भी न्यूट्रल कंडीशन में था, उसके बाद भी न्यूट्रल कंडीशन में आ गया। तो चार्ज खाली ट्रांसफर हो सकता है, कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इसलिए चार्ज क्या होती है, अपने पास एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी आएगी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अच्छा, इस पे अपने को डेरिवेशंस भी करनी है, और देखते हैं क्या होता है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से ही क्वांटम फिजिक्स है उसका डेवलपमेंट हुआ। उसमें क्या बताया गया, चार्ज जो होता है वो एक क्वांटाइज्ड यूनिट होती है, ठीक है, और उसकी वजह से क्वांटम फिजिक्स डेवलप होगी। पहले क्या समझते थे, जो चार्ज होगी वो अपने पास कंटिन्यूअसली उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद क्या आया कि चार्ज अपने पास एक क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्वांटम यूनिट है, और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज की। अब बात होगी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इस पे बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें बताया जाता है जो अपने पास इलेक्ट्रिकल चार्ज आपका जो होगा वो एक क्वांटाइज्ड यूनिट होता है, यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। क्वांटा होता है एक छोटा सा पैकेट, यानी पार्लेजी का एक पैकेट, एक पूरा बंडल बना दिया, बहुत सारे चार्ज है, और अपने पास पार्लेजी का एक पैकेट छोटा सा, ठीक है। तो यानी कोई भी बॉडी है उस पर चार्ज छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होता है।
और उससे मिलके जितना अपने पास पॉजिटिव होगा बॉडी के अंदर उतना ही नेगेटिव होगा। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो पैकेट्स की फॉर्म में होगा, और पैकेट्स की फॉर्म में होने के लिए इसका जो रीजन से ही इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड यूनिट होता है। इसके बाद देखो, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन क्या दिया जाता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन अपना। जो क्वांटाइजेशन आपका होगा उसमें जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज ऐसे बताया जाएगा कि जो चार्ज होता है वो एन इंटीग्रल होता है किसका, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज में क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू इट चार्ज is a quantized unit and according to it charge is a quantized unit and it is available in a body in the form of क्वांटा, और इसे पैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, एक पैकेट भी होता है। यहां तक हुआ, यहां क्या लिखोगे, एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन। ठीक है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो फ्रॉम क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग देखो, Q इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस एन की। ठीक है, प्लस माइनस नेचर ऑफ चार्ज हो जाएगा, ई हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एन हो जाएगा इंटीग्रल नंबर। ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो इस तरह आपका क्या हो जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दोबारा देखो, दोबारा बता देता हूँ। चार्ज जो होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, चार्ज जो होगा आपका वो क्वांटाइज यूनिट होता है, और अपने पास कोई भी बॉडी होगी उसमें जो चार्ज अवेलेबल होता है वो क्वांटा की फॉर्म में होता है। और जो बॉडी के अंदर चार्ज अगर ड्राइव करेंगे मैथमेटिकली, तो चार्ज क्या होता है, वो कहता है कि जो चार्ज होगा बॉडी पे वो एन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो एन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या लिया जाता है, प्लस माइनस एन इंटू ई। तो ये आपका हो जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, ऐसे आपकी चार्ज की प्रॉपर्टी पूरी हो जाती है। इसकी नेक्स्ट क्लास में, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 20 प्रॉब्लम ऑन द क्वांटाइजेशन, इस फॉर्मूले के ऊपर 20 प्रॉब्लम्स होंगी ना, 20 टाइप्स की और 20 प्रॉब्लम होंगी, वो सारी मैं कंप्लीट करूंगा। तो उससे आपका क्वांटाइजेशन तक जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, एनसीईआरटी का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, आपके नीट का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, आपके जेईई का मेंस और एडवांस का, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और दौड़ बहुत लंबी है बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि आप जब इस रेस में लग रहे हो नीट और जेईई की में, तो आपको उस तरह तैयारी करके चलनी है कि दूसरे बच्चों को डिफीट करना, दूसरे बच्चों से आगे जाना। तो अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करके चलो कि आपको कहीं दिक्कत ही ना आए, कॉन्सेप्ट में तो कहीं ना आए। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो मैं लिख के देता हूँ, आप कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे जेईई मेंस की हो चाहे एडवांस की, जिसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो है जेईई मेंस और एडवांस की प्रॉब्लम मैं लिख के देता हूँ, वो आराम से सोल्यूशन कर देगा, कोई रोक ही नहीं सकता। 110% गारंटी है, वो सोल्यूशन आराम से कर देगा।
तो आप जितने हो सके कॉन्सेप्ट को ऐसा प्रिपेयर रखो कि आपको कहीं कॉन्सेप्ट में समस्या ना आए, कहीं कॉन्सेप्ट में ही हेजिटेशन है, फॉर्मूलाज में हेजिटेशन है, तो फिर वो आगे जाके सॉल्यूशन करना थोड़ा भारी पड़ जाता है। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूलाज को इतना अच्छा रखो कि आपकी विड्थ बढ़ती चली जाए, क्योंकि ड्रीम्स आपके पूरा आपको करना है, जीना आपको है, और अपने जो आइडियाज है उनको आगे भी आपको ही लेके जाना है। तो उसके लिए जरूर काम करो। ठीक है, बाकी जय हिंद, जय भारत।